हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, आप जो भी क्रैक करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन, इस टेंस से रिलेटेड आपके नंबर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हम इसकी देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन की हिंदी मीनिंग होती है पहचान। ठीक है, हम इसको पहचानते कैसे हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने लिखा है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में जाने से पहले, अब जैसे कोई भी काम भविष्य में होने वाला हो, ठीक है, तो जैसे कि गा गी गे, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, गा गी गे मैंने आपको जो फ्यूचर इंडेफिनिट था हमारा, जो फ्यूचर का बिल्कुल स्टार्टिंग का जो टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फ्यूचर पूरा स्टार्ट करने से पहले इसका जो फर्स्ट टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट, उसको आप समझ लीजिए। आपको पूरी कड़ी वाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप जा करके उसका बेसिक देख लीजिए। ओके, तो इसमें अब हम देख लेते हैं जो हमारा आइडेंटिफिकेशन, पहचानते कैसे हैं भाई। कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने लिखा है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, उस सेंटेंस के एंड में गौर करना है। मतलब सेंटेंस पूरा लिखा होगा आपका, जैसे कि ये पूरा कोई भी सेंटेंस, जैसे इसको हम लेट कर लेते हैं बाई चांस। ठीक है, यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसका जो लास्ट वर्ड होगा, लास्ट वर्ड, उसको हमको देखना रहता है। तो अब उसमें देखिए फ्यूचर में कब होगा, जब उसके लास्ट में गा गी गे आएगा। ठीक है, गा गी गे, मैंने ये नहीं बोला कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बोल रहा हूँ मैं कि फ्यूचर टेंस में वो पहले तो ये पहचानेंगे ना कि फ्यूचर टेंस में होगा, तब उसके अंदर का पार्ट देखेंगे ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। पहले मेन बात तो हम पकड़ लें कि फ्यूचर में है भी कि नहीं है। तो इसीलिए फ्यूचर में हम जानने से पहले कि वो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है, इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं गा गी गे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो गा गी गे अगर आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारा फ्यूचर टेंस है उससे वो सेंटेंस बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके बाद जब ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि वो फ्यूचर टेंस का है, तो फ्यूचर टेंस को हमने 4 भागों में बांटा था भाई। ठीक है, कौन कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तब हमने उसको देखा कि भाई, उसको गौर किया तो उसमें ये पता लगा कि भाई अगर उसमें केवल गा गी गे आ रहा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस का। ओके, तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात हो रही है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे भाई, देखिए जब उसमें हो गा गी गे अगर लास्ट में आ जाए तो उसको हम समझते हैं कि वो फ्यूचर टेंस में। अब भाई फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसको पहचानने से पहले उसके पीछे हम देखते हैं लास्ट में सेंटेंस के अगर जाएगा, खाएगा, पिएगा, मतलब कोई भी गा गी गे में से अगर आ रहा है तो भाई वो फ्यूचर टेंस का तो होगा, साथ ही साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी होगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी होगा। तो फ्यूचर टेंस में हो जाए वो टेंस तो समझ लीजिए आप वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ गया। ओके, अब इसके बाद में हमको देखना है कि भाई उसके लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर ये 3 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, उनके लास्ट में जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, गा गी गे तो आ ही रहा है कि हाँ फ्यूचर में है वो। ठीक है, फ्यूचर में मतलब उसको ये जानने से पहले कि वहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं उसके पीछे गा गी गे अगर आता है तो हम समझ जाते हैं भाई फ्यूचर का है। अब जब हम उसको और गौर से देखेंगे तो उसमें लिखा होगा जैसे रहा होगा मिल गया, या रही होगी मिल गया उसके लास्ट में, या रहे होंगे मिल गया, तो भाई हम समझ जाते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मेन रहा इसमें मतलब रख रहा है। होगा, होगी, होंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आता है। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन इसमें बात ये रहा, रही, रहे ऐसा होगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, जैसे राम विद्यालय जा रहा होगा, सीता खाना खा रही होगी, वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आपको मिलेंगे उसके लास्ट में। ठीक है, अगर ये शब्द आते हैं उस सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, क्या बताया मैंने, फ्यूचर टेंस को हम कैसे पता लगाते हैं, गा गी गे लास्ट में आए तो हम इतना समझ लेते हैं कि फ्यूचर में है। अब वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसके अंदर और गहराई से और जूम करके उसको पता लगाते हैं कि फ्यूचर जो टेंस है, अब उसमें गा गी गे अगर आ गया,
ठीक है। अगर गा गी गे आ गया तो हम समझ जाते हैं कि वो फ्यूचर टेंस में है। अब ये थोड़े ना पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इसको पता लगाने से पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे, इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे। गा गी गे ये इंडेफिनिट का होता है और फ्यूचर सिंपल का। भाई फ्यूचर सिंपल टेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही बोलते हैं। ये आप अच्छे से कहीं पर लिख लीजिए, मतलब बहुत ही ये सटीक पॉइंट है। जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है वो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको बता दिया है। इसमें हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम पहले आपको बेसिक तो समझा दें। बेसिक आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे आपको। मतलब समझाने से पहले, ये कॉन्टिन्यूअस को समझाने से पहले आपको सबसे पहले जो फ्यूचर टेंस होगा वो अच्छे से आपको समझना होगा। फ्यूचर टेंस होता क्या है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में हम कैसे जानते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो हम उसके लास्ट में देखते हैं कि गा गी गे अगर आता है तो हम समझ जाते हैं फ्यूचर टेंस में है। अब इसके बाद में हमको उसके अंदर का देखना रहता है कि फ्यूचर, अब फ्यूचर के पार्ट भी तो होते हैं कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है भाई वो सेंटेंस, ठीक है। तो उसके लास्ट में अगर केवल गा गी गे ही मिलता है तो भाई हम समझ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिलता है, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर इन तीनों वर्ड में से कोई भी सेंटेंस के लास्ट में मिलता है तो हम समझ जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। और अब इसके बाद में जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन अलग होगी। उसका जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, ठीक है। तो काम कर लिया होगा उसने तो कर लिया होगा ऐसा आएगा। जैसे वो काम कर लिया होगा या वो कार्य कर चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वो मेन होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन। तो पहले हम इसका समझ लेते हैं। इसका मैंने क्या बताया कि आपको देखना है उसके लास्ट में अगर गा गी गे आ रहा है तो हमको और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, उसके आगे वाले शब्दों पे गौर करना है कि कहीं रहा होगा तो नहीं लिखा है, कहीं रही होगी तो नहीं लिखा है, रहे होंगे तो नहीं लिखा है। अगर इन तीनों में से कोई भी आता है तो हम समझ जाते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, विल बी, शैल बी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आपको मैं समझा दूं एक कड़ी वाइज में, ठीक है। सबसे पहले फ्यूचर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन सा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हमारा जो इंडेफिनिट टेंस था, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, उसमें हम विल शैल केवल लगाते थे। क्या लगाते थे? आई वी के साथ हम शैल लगाते थे। अगर आपने सेशन पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आई वी के साथ हम शैल लगाते थे और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ, सभी के साथ हम विल लगाते थे। और ऐसा कंडीशन हो भी सकता है कि आई के साथ विल भी लगाया जा सकता है, ओके। तो वो कुछ अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज सेशन में कराऊंगा। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें विल शैल लगाते हैं, और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी, शैल भी होता है। अब भाई बात वही रहेगी, ठीक है। आई वी के साथ हम शैल भी लगाएंगे और बाकी सभी के साथ विल भी लगाएंगे, ओके। तो शैल भी आई वी के साथ, अब भाई शैल, अब आपको मैंने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आई वी के साथ शैल लगता था, बाकी सभी के साथ विल लगता था। तो वैसे इसमें बस केवल जो है यहाँ पर बी ऐड कर दिया गया है। अब इसके बाद में जब परफेक्ट में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि विल हैव, शैल हैव लगता था, ठीक है, उसमें लगेगा, ओके। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर विल बी, शैल बी, आई वी के साथ शैल भी लगाएंगे और बाकी सभी के साथ विल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी आ जाए, दे आ जाए, बस आई वी अगर आएगा तो शैल भी लगेगा, बस इतना आपको याद रखना है, ओके। और जो इसमें वर्ब की फॉर्म होती, भाई आपको मैंने बताया था जब मैं प्रेजेंट पढ़ाया हूँ, पास्ट पढ़ाया हूँ, फ्यूचर भी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं सब में मैं बताते आया हूँ जो भी पास्ट में पढ़ाया है, प्रेजेंट में पढ़ाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो भाई मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस अगर लग जाए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी ही होनी है। क्या होनी है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो करनी ही करनी है, तभी पता चलता है कि वो कॉन्टिन्यूअस का है। जब ये पता चलता है कि वो कॉन्टिन्यूअस का है तब हम उसके आइडेंटिफिकेशन पीछे के वर्ड देख के ये पता लगाते हैं कि फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ठीक है। तो आपको इतनी बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसा कि हम डिवाइड करते आए भाई अभी तक, ओके। तो कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ओके।
तो हम आ चुके हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव का मतलब उसमें नॉट ना हो बस, ठीक है। अब नॉट आ जाएगा तो वो निगेटिव में नहीं चलाया जाएगा, तो इसीलिए इसको जो है हम निगेटिव का अलग इसमें रखे हुए हैं। ओके, अलग इसका टॉपिक है निगेटिव का। अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें नॉट कहाँ से लग जाएगा, नॉट लग जाएगा तो वो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें नॉट नहीं लगा होता है, ये एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव के। ओके, तो जैसे कि ये देखिए, आपको मैंने एग्जांपल भी लिख करके दिया हुआ है, राम बाजार जा रहा होगा। अब आपको देखिए इसका स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद, भाई अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके, विल शैल का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आई भी आता है तो शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, उसमें बहुत ही डीप मैंने पढ़ाया है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो हम इसमें बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल शैल लगा देते हैं। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगेगी, क्योंकि ये भाई कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस में आ गया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। इंडेफिनिट में क्या था, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। अब मैंने क्या बताया, यही तो मेन है भाई। अगर कॉन्टिन्यूअस जो होता है, कॉन्टिन्यूअस जहाँ पर आपको वर्ड मिल जाए तो वो कॉन्टिन्यू में आ जाता है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। जैसे गो का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद में हम प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद में इसका हम एग्जाम्पल इसी के बेस्ड पर हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, राम बाजार जा रहा होगा। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि हमको क्या पता कि ये जो है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। हम पता लगाएंगे भाई, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उससे हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ भी मैच कर रहा है उसमें से कि नहीं। अब कॉन्टिन्यूस की क्या था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लास्ट का था, ठीक है। उसका मतलब रहा होगा किसी सेंटेंस के एंड में आए, या रहे होंगे या रही होगी आएगा, तब हम मानेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं भाई, ये देखिए रहा होगा लिखा हुआ है, तो रहा होगा लिखा है, तो ये तो अगर रहा होगा लिखा है तो ये तो यहाँ पर क्लियर होता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। बट ये नहीं क्लियर होता है कि जो है हमारा अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ये हमको नहीं क्लियर होगा। कब क्लियर होगा, जब हम देखेंगे इसके अंदर नहीं नहीं हो। ओके, मतलब नहीं जो है वो इसके अंदर अगर नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, तो हम समझ जाते हैं भाई वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव कब होगा, जब नहीं नहीं होगा, मतलब नॉट का आगमन नहीं होगा, तो ये अफर्मेटिव में आ जाएगा, मतलब सिंपल पॉजिटिव का। ओके, तो हम इसमें देख लिए और अंदर गए, ठीक है। इसके अब हमने देखा यहाँ पर नहीं भी नहीं लगा हुआ है, तो हम बिल्कुल अब एकदम क्लियर हो गया कि ये जो है हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम इसका स्ट्रक्चर से लगा देंगे इसको, और इसको देखते हैं। यहाँ पर राम बाजार जा रहा होगा, जैसे यहाँ पर राम ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी शैल बी ऐसे लगा दिया गया। विल बी शैल बी हमेशा लगेगा, ठीक है। विल शैल मत लगाना, विल शैल लगाएंगे आप तो मतलब वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा, ठीक है। उसकी हेल्पिंग विल शैल होती है केवल, ठीक है। विल बी शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की होती है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। और जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा रहा होगा लिखा है, तो यहाँ पर विल बी शैल बी ही लगाना है आपको। ओके, विल शैल नहीं लगा देना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है भाई, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगना ही लगना है, टू मार्केट, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में ही नॉट लगा दिया जाए, मतलब नहीं का प्रयोग कर दिया जाए, तो वो निगेटिव बन जाते हैं। तो निगेटिव मतलब नकारात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग विल शैल लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे। अब भाई इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर विल बी शैल बी इसके आगे नॉट लगाएंगे या पीछे नॉट लगाएंगे। तो भाई मैं तो कहता हूँ उसको बीच में लगाना है। क्यों लगाना है, इसका जो है रूल होता है कि अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल निगेटिव की बात करूँगा, तो निगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है और वो निगेटिव सेंटेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के साथ वो अटैच ही होती है। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखा तो आपको क्लियर होगा कि मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में ही हेल्पिंग वर्ब उसकी होती है। अब आगे हो या पीछे हो इससे मतलब नहीं है, बस होनी चाहिए। तो इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद विल शैल तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। भाई इसकी विल बी शैल भी होती है ना, इसकी फॉर्म क्या होती है, विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब।
तो विल बी शैल बी अब बात आती है तो विल बी नॉट या नॉट विल बी या नॉट शैल बी ऐसे हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यही तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर किए दे रहा हूँ कि विल शैल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आ जाएं, विल बी जैसे आ गया और शैल बी आ गया, तो दो वर्ड के बीच में नॉट लगाएंगे, ना कि आगे पीछे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? विल शैल के बाद में बी, मतलब विल बी शैल बी अगर आया तो विल बी के बीच में, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो विल बी के बीच में नॉट लगेगा, शैल बी के बीच में नॉट लगेगा। ओके, तो आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो लगता ही लगता है। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो हमारा राम बाजार नहीं जा रहा होगा हमने चेक किया कि भाई हाँ कॉन्टिन्यूस का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नहीं आ गया भाई तो ये निगेटिव में पहुँच गया। ठीक है, इसी तरह ये क्लियर होता है कि अफर्मेटिव नहीं है, ये निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर राम लिख दिया, राम के अकॉर्डिंग हमने विल लगा दिया, विल के बाद में नॉट लगा दिया। अब भाई विल बी तो हम लिखते, यहाँ पर भाई हेल्पिंग वर्ब होती है तो विल बी हम लिखना चाहिए हमको, तो विल बी, अब भाई ये भी तो देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है तो नॉट को भी तो लिखना पड़ेगा, तो विल बी के बीच में ही नॉट लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो जो है गलत करके आते हैं, तो बताते हैं कि जो है हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, जैसे कहीं हम पहले पिछले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें सब में हम करते आए तो उसमें डज नॉट डू नॉट ऐसे लगता था, तो इसमें विल नॉट ऐसा, विल बी नॉट ऐसा नहीं लगेगा, विल नॉट बी, मतलब विल बी शैल बी लगता है, उसके बीच में हमको नॉट लगाना है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में गोइंग, भाई कॉन्टीन्यूअस चला जा रहा है, काम हो रहा है, तो इसी समय ये जो है हमारा मतलब एक कॉन्टीन्यूअस है, तो इसीलिए यहाँ पर गोइंग लगा दिया गया। टू मार्केट, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। तो फर्स्ट टाइप में वो आते हैं सेंटेंसेस कि जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, मतलब क्या राम बाजार जा रहा होगा, ऐसे मतलब क्या से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप में आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट देख सकते हैं, उसमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, तो भाई उसको तो एकदम रगड़ के उसमें पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है। वो अगर कोई देख लिया ना, किसी ने अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो देख लिया ना, तो उसका आधा फ्यूचर ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का ज़रूर मैं रिकमेंड करता हूँ आपसे, या फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो ज़रूर से देख करके तब ये स्टार्ट करिए, आपका बहुत ही एकदम चेन वाइज में क्लियर होता चलेगा। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप में अगर कोई भी वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, क्या आगे लगाओ, क्या से वाक्य शुरू हो, तो वो फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर। अगर क्या से स्टार्ट है तो मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन वर्ड ये आप सोच रहे होंगे क्या जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो अगर क्या से आगे अगर क्या आ रहा है सेंटेंस के और क्या से स्टार्टिंग हो रही है, तो आपको क्वेश्चन वर्ड छोड़ करके, व्हाट नहीं लगा करके वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, विल बी शैल बी का। ठीक है, तो विल बी शैल बी। अब विल शैल, भाई इसकी जो मेन मतलब मेन फ्यूचर का क्या होता है, विल शैल, ये मायने रखता है। विल शैल ही बताता है कि जो हमारा है ये सेंटेंस ये फ्यूचर का है। ओके, मैंने क्या बताया था? फ्यूचर का सिंपल ऐसे ही बताया था। फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है वो फ्यूचर टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसमें। ठीक है, मतलब विल शैल हम देखते हैं, अगर विल शैल उसमें प्रयोग हुआ है तो हम समझ जाते हैं फ्यूचर का है। अब ये नहीं पता है कि अब जैसे हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पर विल बी शैल भी लगा होगा तब तो पहचान ही जाएंगे कि हम ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसमें देख लेते हैं विल शैल आना चाहिए। तो विल शैल ये मेन होती है, तो ये जो है हमारी सब्जेक्ट के आसपास ही रहती है, मतलब इसी से अटैच हुई रहती है। विल शैल होगा तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट होगा तो विल शैल होना ही होना है, तभी वो पता चलेगा कि वो फ्यूचर में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस का है ना, तो विल बी शैल भी यहाँ लिखना चाहिए। मैंने इसलिए नहीं लिखा, अभी आपको आगे समझ में आएगा। पहले हमको देखना है कि फ्यूचर में है कि नहीं, तब देखेंगे ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है या फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो फ्यूचर में है कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें विल शैल आया, तो इसकी मेन हो गई। तो सब्जेक्ट के जो है मतलब सब्जेक्ट किससे अटैच होता है, बिल्कुल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से अटैच हुआ रहता है, ये सब्जेक्ट उसी के पास में ही रहता है। तो जो है हमारा या तो सब्जेक्ट आगे होगा या तो विल शैल पीछे होगा, या तो विल शैल आगे होगा या तो सब्जेक्ट पीछे होगा, बट सब्जेक्ट और विल शैल एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव का रूल होता है इसका। तो
ये हमारा जो है इसी से हम पहचानते हैं कि फ्यूचर टेंस में तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया। अब इतना तो क्लियर हो गया है फ्यूचर टेंस में। अब इसके बाद ये देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम बना रहे हैं ना, तो कॉन्टिन्यूअस में बी लगता है ना, तो विल बी शैल भी लगता है। तो विल शैल हमने आगे लिख ही दिया है, तो बचा क्या, दोनों में कॉमन क्या है, बी है ना, तो बी हम प्लस ऐड कर देते हैं पीछे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर टेंस, इतने का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझा दिया, अपना कोशिश तो पूरा कर दिया है। अब आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो पॉज करके रिव्यू कर सकते हैं, ओके। तो इसमें जो हम देख लेते हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गई और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या राम बाजार जा रहा होगा, तो क्या आ गया आगे, तो इसीलिए हम विल शैल से स्टार्ट करते हैं। विल शैल किसके अकॉर्डिंग, राम मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर राम है, श्याम है, सीता, गीता है तो विल लगाएंगे, और आई वी है मतलब मैं है या हम हैं तो जो है हम के लिए वी का प्रयोग और मैं के लिए आई का प्रयोग करते हैं, तो आई वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो विल राम सब्जेक्ट आ गया, फिर बी। अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से ये पहचान लगी कि फ्यूचर का है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चला, बी लगा दिया बस। विल बी शैल बी होती है ये पहचान इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब की, तो वो आ भी गई, ठीक है। तो इससे क्लियर होता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसके बाद में हम गोइंग टू मार्केट, ये ऐसे इसी के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसको बना दिया। तो सेकंड टाइप हम देख लेते हैं। तो सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, मतलब अगर ये क्या बीच में आ गया तो क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखेंगे, फिर विल शैल जैसे लिखा तो ये सब्जेक्ट के साथ लगा ही होता है, मतलब सब्जेक्ट होगा तो विल शैल होना ही होना है। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है इसीलिए क्वेश्चन वर्ड को हम पहले कर देते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। अब कॉन्टिन्यूअस में ये फ्यूचर यहाँ पर क्लियर हो गया, अब कॉन्टिन्यूअस करना है तो इसलिए बी लगा दिया, फिर इसके बाद में मतलब विल बी शैल बी इसकी मेन होती है हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देख लिया राम बाजार क्यों जा रहा होगा, तो क्यों के लिए यहाँ पर वाई का प्रयोग, और जो हमारा राम है ये जो सब्जेक्ट है ये आई वी तो है नहीं, तो यहाँ पर शैल लगेगा नहीं, विल लगेगा, ठीक है। इसके बाद बी कॉन्टिन्यूस बना दिया, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अब आ गया। अब इससे पता चलता है बी लग जाए तो पता चलता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है, बी ना लगाएं तो ये पता चलता है कि ये जो है हमारा फ्यूचर टेंस का है केवल। अब ये नहीं पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये नहीं पता चलता है। अब बी लग गया तो ये क्लियर हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस में है, इसीलिए बी का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर गोइंग टू मार्केट, गोइंग भाई यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई गई, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर टू मार्केट कहाँ जा रहा है, बाजार में जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रह गई होगी। अगर क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है वो इंट्रोगेटिव से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इफ़ क्या पहले आए ये सब इसीलिए नहीं लिखा है, आपको मैं ओरल ही बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टाइप में वो आते हैं जो सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होते हैं, और क्या से स्टार्ट होंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड अगर उन सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे कब क्यों कैसे, वो अगर बीच में आ रहा है या क्या भी बीच में आ रहा है तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का मतलब मैंने आपको समझाया था। अब निगेटिव आ गया तो भाई नॉट ही तो इसमें आ गया, नॉट सिर्फ नॉट हमको लगाना है सही जगह पर बस, और कुछ भी नहीं करना है, वैसे का वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, ओके। क्या बताया मैंने, यहाँ पर जो है कैसे, यहाँ पर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हम सही जगह पर कर देंगे, बाकी वो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा फर्स्ट टाइप का, आगे वाले जो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप से रिलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विल शैल लगा देंगे, फिर विल शैल किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विल शैल आया तो सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इससे पता चल रहा फ्यूचर में है, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तब पता चलेगा जब बी आ जाएगा। तो अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पता चले, अब यहाँ पर नॉट हमेशा याद रखिए, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हैं हमने जो जितने भी वीडियो अभी तक बनाए हैं मैं सब में बताते आया हूँ कि इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक रूल बन चुका है। रूल वो क्या है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात मैं केवल कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी में नहीं लगेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव किसी भी टेंस का हो, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है
जैसे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। बस इंट्रोगेटिव निगेटिव वो होना चाहिए, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो रूल इसका क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में हम हमेशा नॉट लगाते हैं, इसके बाद में जो बचे वो पीछे आएगा। क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नॉट लगाएंगे, जो बचे वो पीछे आएगा, जो बच गया शब्द वो पीछे जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा था? विल सेल प्लस सब्जेक्ट से फ्यूचर का हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया, फिर इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। सब्जेक्ट के क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। अब इसको हमको पहचाना था ना कि ये बी लगेगा तभी तो कॉन्टिन्यूस में हुआ, इसीलिए बी लगा दिया गया। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कॉम्पिटिशन लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, 0 से लेकर के 100% क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसको। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है हमारा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो आप रिव्यू करके दोबारा से देख सकते हैं। तो हो सकता है आपसे कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो जिससे कि आपको समझ में ना रहा हो, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से उसको पहले ऑब्जर्व करिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है आपको। तो अगर आप वो गहराई समझ जाते हैं ना, तो आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं। क्या राम बाजार नहीं जा रहा होगा? तो क्या है, क्या से स्टार्ट है, इसीलिए विल भाई क्यों लगाया गया? सेल भी हो सकता था, तो आई भी होता तब तो हम सेल लगाते, उसका रूल होता है आई भी होगा तभी सेल लगेगा। बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग, तो इसीलिए राम आया, विल का प्रयोग किया। नॉट बी गोइंग टू मार्केट, इसी के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। अब हम देख लेते हैं अपने सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर है, सेकेंड टाइप का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बाकी तो सब आप देख सकते हैं, ये बाकी तो सब आप देख सकते हैं, ये इसी से मैच होता हुआ है, मतलब ये सब पूरा सेम ही है, बस क्वेश्चन वर्ड आगे कर दिया गया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वो बीच में आया है। तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, ये विल सेल आ गया, सब्जेक्ट आ गया नॉट बी, अब क्वेश्चन वर्ड आया इसके बाद, तो इसका ही ये वाला ही स्ट्रक्चर हम इसमें रख देते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। राम बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा? क्यों नहीं जा रहा होगा, अगर यहाँ पर नहीं हम छुपा लें, ठीक है। ये बात आप याद करिए इसमें कि जो है हमने आपको बताया था कि अगर नहीं लगे, मतलब पिछले सेशन में अगर नहीं हमने इसमें नहीं लगाया, बाई चांस इसको हमने छिपा लिया। ओके, अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो राम बाजार क्यों जा रहा होगा, तो क्यों केवल आया है, नहीं आया है, ठीक है। तो पिछली स्लाइड में अभी हमने डिस्कस क्या किया है, क्या डिस्कस किया है कि जो हमारा नहीं अगर नहीं आता है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका सेकंड टाइप में आएगा। क्वेश्चन वर्ड है, क्या से तो स्टार्ट है नहीं, फर्स्ट टाइप होगा नहीं, तो ये सेकंड टाइप ही होगा, ठीक है। सेकंड टाइप क्यों होगा? क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। अब नहीं कब होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव का अब ये हो गया, क्या हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकंड टाइप में आ गया, इसीलिए आया। ओके, तो इसकी गहराई आपको मैंने बता दी है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी वैसे होनी नहीं चाहिए आपको, अगर होती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वाई विल, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आई तो सब्जेक्ट लगेगा। आप रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आना ही आना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव भाई, तो नॉट आ गया, इसके बाद में बी हम लगाएंगे क्योंकि इसको हमको बताना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस में विल बी सेल भी लगता ही है, तो बी नहीं होगा तो काम कैसे पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस का है, तो बी लगा दिया, गोइंग टू मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, पढ़ने में बोरिंग नहीं लगा होगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इमेजिनेशन की फॉर्म में आपको समझाया हूँ, बहुत ही एकदम गहराई से आपको बताया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको टेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारी लाइन वाइज वो वीडियोस देख भी सकते हैं। पूरे टेंसेस की पड़ी हुई हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें आप उस पर आप क्लिक करके लाइन वाइज वीडियोस को सारी देख सकते हैं टेंसेस की, ठीक है। तो अगर आपको टाइम टू टाइम वीडियोस की नोटिफिकेशन पानी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।